नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। आज तय होगा आईपीएल 2024 का चैंपियन। गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच हो रहा है फाइनल मुकाबला। आईपीएल में पहली बार हिस्सा ले रही है गुजरात। 14 साल बाद फाइनल में पहुंचा है राजस्थान रॉयल्स। आधार को लेकर जारी की गई एडवाइजरी मोदी सरकार ने ली वापस। पहले दी थी सलाह, किसी को ना दें आधार की फोटोकॉपी, हो सकता है गलत इस्तेमाल। अब कहा कि आधार पूरी तरह है सुरक्षित। ईडी की जांच में फंसे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को याद आए आर्यन खान। कहा, मैं भी आर्यन खान की तरह मनगढ़ंत केस का पीड़ित। पहले से तैयार रणनीति के तहत मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है केंद्र की एजेंसियां। देश में तेजी से बढ़ रहे हैं नकली नोट। आरबीआई की रिपोर्ट में खुलासा, नए डिजाइन वाले 500 रुपए के नकली नोटों की संख्या साल भर में 102% बढ़ी। देश की इकोनॉमी को लगी करोड़ों की चपत। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। सहारनपुर के देवबंद में जमीयत की बैठक का आज दूसरा दिन था, जिसमें कई प्रस्ताव पास हुए। इस दौरान जमीयत ने सरकार को नसीहत भी दी, वो सद्भाव का रास्ता बनाए, टकराव का रास्ता छोड़ दे। इसी खबर पर हम करेंगे आप लोगों के साथ चर्चा। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी अब देश में हलचल दिखने लगी है। बीजेपी शासित राज्य यूसीसी लगाने की तैयारी में है। इसके असर के बारे में जानेंगे। साथ ही बात करेंगे झारखंड में राज्यसभा चुनावों को लेकर साफ होती तस्वीर की। कैसे झारखंड में बीजेपी का प्लान कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन ने कर दिया फेल। साथ ही जानेंगे कि हरियाणा में क्यों बीजेपी और जननायक जनता पार्टी के बीच टूटा गठबंधन। इसके अलावा और भी खबरों से हम करवाएंगे आपको रूबरू। लेकिन आइए बढ़ते हैं अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, इस समय देश में सबसे ज्यादा चर्चा मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान के बीच अंतर दिखाने की चल रही है। बीजेपी नेता तो दावा कर रहे हैं कि सभी मस्जिदों को खुदवा देना चाहिए। मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की नसीहत दी जा रही है। लेकिन इन नसीहतों पर तीखा तंज कसते हुए जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना मदनी ने साफ कर दिया है कि मुसलमान इस देश का नागरिक है। वो इस देश से प्यार करता है, देश की हिफाजत के लिए कुछ भी कर जाएगा। और अगर किसी को हमसे परेशानी है तो वो कहीं और चले जाएं। मुसलमान किसी को ना तो कहीं भेजेगा और ना ही कहीं जाएगा। और क्या कुछ कहा है मदनी ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद के सम्मेलन में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है और कई मुद्दों पर चर्चा जारी है। इस दौरान मुस्लिम धर्म गुरुओं ने सरकार को भी घेरा है और पीएम मोदी से सवाल किया है कि देश में इस समय जो हालात बने हुए हैं उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, या फिर अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए ये सभी हिंदू मुस्लिम के मुद्दे जानबूझकर उठाए जा रहे हैं। दरअसल जमीयत की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि देश पहले कभी इतना प्रभावित नहीं हुआ था जितना अब हो रहा है। आज देश की सत्ता ऐसे लोगों के हाथों में आ गई है जो देश की सदियों पुरानी भाईचारे की पहचान को बदल देना चाहते हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए बगैर हमला बोलते हुए जमीयत ने कहा कि उनके लिए हमारी साझी विरासत और सामाजिक मूल्यों का कोई महत्व नहीं है, उनको बस अपनी सत्ता प्यारी है। जमीयत उलेमाए हिंद ने हालात पर चिंता जाहिर की है। साथ ही मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि हम यानी मुस्लिम समाज अल्पसंख्यक नहीं है, मुल्क के दूसरे बहुसंख्यक हैं, तो फिर हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है। ये देश हमारा भी है, हम यहीं रहेंगे और अपने हक की आवाज भी उठाएंगे। आपको बता दें कि भारत की मुस्लिम आबादी करीब 22 करोड़ के आसपास है, जो कुल आबादी का लगभग 14.23% है। देश में हिंदुओं के बाद मुसलमान सबसे बड़ा धार्मिक समूह है। फिर भी बीजेपी मुसलमानों के साथ भेदभाव की राजनीति क्यों करती है। अगर बीजेपी को सत्ता में रहने के लिए हिंदुओं के वोट की जरूरत है, उतने ही मुसलमानों के भी वोट जरूरी हैं। फिर मुसलमानों के अधिकार के साथ खिलवाड़ क्यों है। पीएम नरेंद्र मोदी पूरे देश के पीएम हैं, तो उन्हें सभी के लिए बराबर ढंग से काम करना चाहिए। फिर भी बीजेपी सिर्फ हिंदुओं की आवाज उठाती है। दरअसल बीते कुछ दिनों में ज्ञानवापी, मथुरा की ईदगाह मस्जिद, कुतुब मीनार सहित कई मुद्दे देश में उठ रहे हैं और हर मुद्दे से सरकार हिंदुओं के समर्थन में नजर आ रही है। लेकिन देश में जितना अहम हिंदू समुदाय है, उतना ही मुस्लिम समुदाय भी है। ये बेबसी, ये गुस्सा किसी और पर नहीं, मोदी सरकार पर है, जिस पर मुसलमानों को परेशान करने का आरोप लग रहा है। लेकिन लगता है मोदी सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है और इन आरोपों को वो अपनी सरकार की तारीफ के रूप में ले रही है।
तभी तो तमाम विरोध के बावजूद अब केंद्र सरकार ने बीजेपी शासित राज्यों को संकेत दे दिया है कि जिस बिल को लेकर मुसलमान सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहा है, राज्य की बीजेपी सरकारें उस पर आगे बढ़ना शुरू कर दें। तो क्या है वो बिल जिसके आने पर हो सकते हैं विरोध प्रदर्शन? देखते हैं इस रिपोर्ट में। 2014 के बाद से ही बीजेपी अपने एजेंडे पर काम कर रही है। इस एजेंडे में अल्पसंख्यक, खासतौर से मुसलमानों के अधिकारों को छीना जा रहा है या फिर उन्हें दबाया जा रहा है, और इसका मकसद सिर्फ देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को खुश करना है ताकि देश की सत्ता पर बीजेपी की पकड़ मजबूत रहे। अब मोदी सरकार यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने जा रही है और इस कानून को लेकर सरकार जल्द ही बिल पेश कर सकती है, जिसके लिए कमेटी का गठन किया गया है जो यूसीसी को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर रही है। समान नागरिक संहिता को लागू करना बीजेपी का मुख्य एजेंडा रहा है। पिछले साल दिसंबर में बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने संसद के पटल से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की मांग की थी और आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर इसे लागू करने का ऐलान किया था। अब बीजेपी की उत्तराखंड सरकार ने इस मुद्दे पर कदम आगे बढ़ा दिया है। इस तरह से उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने इसे लागू करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी गठित कर दी है। धामी सरकार की इस कमेटी में 5 लोग शामिल हैं। वैसे संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि समान नागरिक संहिता को लागू करना राज्यों की जिम्मेदारी है। ऐसे में बीजेपी शासित राज्यों को इसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही हरी झंडी दी जा चुकी है। इस बीच जमीयत उलेमाए हिंद ने देवबंद से कॉमन सिविल कोड का विरोध करते हुए प्रस्ताव पास किया है। जमीयत ने कहा है कि शरीयत में दखल मंजूर नहीं है। प्रस्ताव में कहा गया है कि समान नागरिक संहिता लागू कर मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों को छीना जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में शामिल शादी, तलाक, विरासत से जुड़े नियम कानून किसी समाज या व्यक्ति के बनाए नहीं हैं। कहा गया है कि नमाज, रोजा, हज की तरह ही ये भी मजहबी आदेशों का हिस्सा है। मुस्लिम संगठनों ने साफ कर दिया है, अब मोदी सरकार की मनमानी नहीं चलेगी और यूसीसी किसी भी सूरत में मंजूर नहीं होगा। कॉमन सिविल कोड लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। पहले बीजेपी शासित राज्य लाएंगे और केंद्र की मोदी सरकार पूरा प्लान तैयार कर रही है। बीजेपी इसके सहारे वोट हासिल करने की कोशिश में है, तो दूसरी ओर AIMIM भी बीजेपी को पूरी ताकत से जवाब देने की तैयारी में जुटी है। पार्टी चीफ ओवैसी गुजरात में थे, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में AIMIM के चीफ ओवैसी भारत के मुसलमानों से अपील करते नजर आ रहे हैं, जिसमें वो आने वाले चुनावों में अपने नुमाइंदों को वोट देने के लिए बोल रहे हैं। ओवैसी ने इस वीडियो में देश के मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि याद रखो गुजरात के मुसलमानों, याद रखो भारत के मुसलमानों, आप हुकूमत को तब्दील नहीं कर सकते हैं, आप अपने नुमाइंदों को कामयाब कर सकते हैं। गुजरात के जूनागढ़ में आज ओवैसी की रैली है, जहां उनके निशाने पर बीजेपी होगी, लेकिन असली निशाना तो कोई और है, क्योंकि गुजरात में ओवैसी की मौजूदगी से ये साफ है कि इस बार भी वो बीजेपी को फायदा और कांग्रेस को नुकसान करने के इरादे से मैदान में उतरी है और इसी मंशा को समझते हुए कांग्रेस को भी अपनी रणनीति बनानी होगी। तो वहीं महाराष्ट्र में भिवंडी में रैली के दौरान AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। खासतौर से उन्होंने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को निशाने पर लिया था। इस रैली में ओवैसी ने कहा, ये भारत न मेरा है, न उद्धव ठाकरे का है, न मोदी का है, न शाह का है। भारत अगर किसी का है तो वे द्रविड़ और आदिवासियों का है। ओवैसी यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने बीजेपी को असलियत दिखाते हुए कहा कि 4 जगहों से लोग आए थे, लेकिन बीजेपी सिर्फ मुगलों के पीछे पड़ी रहती है। ओवैसी ने बीजेपी को लताड़ते हुए ये भी आरोप लगा दिया कि दाढ़ी से दिक्कत है, टोपी से दिक्कत है, मस्जिद से दिक्कत है और अजान से दिक्कत है। आज देश में कोई बेरोजगारी, महंगाई की बात नहीं करता, सिर्फ मुसलमानों को बीजेपी से डराया जा रहा है। गुजरात में चुनाव साल के अंत में होने हैं, लेकिन इस समय राजनीतिक दलों की नजरें जिस चुनाव पर हैं, वो है राज्यसभा की 57 सीटों पर होने वाले चुनाव पर। ज्यादातर सीटों पर चुनाव निर्विरोध होता दिख रहा है, लेकिन झारखंड में पेच फंस गया था और ये पेच विरोधी दलों के चलते नहीं फंसा था, बल्कि राज्य में सरकार चला रही JMM और कांग्रेस के बीच फंसा था। सीट एक मिलनी है और दोनों दल अड़ गए थे अपनी अपनी दावेदारी को लेकर। फिर कैसे निकला हल, देखते हैं ये रिपोर्ट। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में इस समय 1 सीट खाली है। ऐसे में राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए
27 विधायकों के समर्थन की जरूरत है, जबकि गठबंधन के पास 51 विधायकों का समर्थन है, जिसमें से झारखंड मुक्ति मोर्चा के 30, कांग्रेस के 17 विधायक शामिल हैं। इसके साथ ही आरजेडी, माले, एनसीपी के एक विधायक के साथ एक निर्दलीय भी गठबंधन के साथ है। ऐसे में एक सीट तो आसानी से जीत ली जाएगी, लेकिन दूसरी सीट फंसी हुई है। 3 वोट कम पड़ रहे हैं। दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के 26 विधायक हैं और आजसू पार्टी के 2 विधायकों के साथ एक निर्दलीय विधायक का भी उसे समर्थन हासिल है, जिसके बाद साफ है कि कांग्रेस जेएमएम गठबंधन अगर 2 उम्मीदवार उतारता है तो एक की हार लगभग तय है और जाहिर सी बात है कि हारने वाला उम्मीदवार कांग्रेस का ही होगा। इसलिए कांग्रेस जेएमएम पर दबाव बना रही थी कि गठबंधन की ओर से सीट कांग्रेस को दे दी जाए। इसी पर बातचीत के लिए आज झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन आज कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले। इस मुलाकात में तय हो गया है कि जेएमएम अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। हेमंत सोरेन ने मुलाकात के बाद कहा कि सब कुछ तय हो गया है और गठबंधन का सिर्फ एक ही उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा और रांची पहुंचने के बाद उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। सोरेन के जवाब से ये साफ हो गया है कि वो राज्यसभा सीट कांग्रेस को देने के लिए तैयार हो गए हैं। दरअसल इस समय हेमंत सोरेन ईडी और चुनाव आयोग दोनों के ही रडार पर हैं। वो बुरी तरह से फंसे हुए हैं और इससे बचने के लिए उन्हें कांग्रेस की जरूरत है। दूसरी ओर कांग्रेस को भी राज्यसभा सीटों की जरूरत है, क्योंकि कई दिग्गज नेता राज्यसभा जाने की लाइन में लगे हैं। दूसरी ओर बीजेपी जेएमएम और कांग्रेस की इस लड़ाई का फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। कांग्रेस और जेएमएम ने तो आपसी विवादों को सुलझा लिया, सीट का मुद्दा भी सुलझ गया, लेकिन सीट को लेकर हरियाणा में बीजेपी का गठबंधन बिखरता नजर आ रहा है। हरियाणा में निकाय चुनावों का ऐलान हो चुका है और बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो इस चुनाव में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। जेजेपी के साथ भले ही सरकार चल रही हो, लेकिन निकाय चुनावों में वो उसके खिलाफ उम्मीदवार उतारेगी। तो क्या है बीजेपी की रणनीति, जिससे मुश्किल में फंस गई है खट्टर सरकार? अक्टूबर 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था, जिसके बाद बीजेपी और जननायक जनता पार्टी के बीच गठबंधन हुआ और मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम बन गए। इसके बाद तमाम चुनाव हुए, चाहे विधानसभा उपचुनाव हो या फिर निकाय चुनाव, दोनों दल साथ मिलकर लड़े। लेकिन अब निकाय चुनावों में बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो जेजेपी के साथ मिलकर नहीं लड़ेगी। बीजेपी का यह फैसला चौंकाने वाला है, क्योंकि खट्टर सरकार जेजेपी के समर्थन के भरोसे टिकी हुई है। ऐसे में जेजेपी सरकार से अलग हुई तो सरकार भी जा सकती है। दूसरी ओर बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि जब तक किसानों का आंदोलन था तब तक बीजेपी को जेजेपी की जरूरत थी और जैसे ही किसान आंदोलन खत्म हुआ, बीजेपी के लिए अब जेजेपी की ज्यादा जरूरत नहीं बची है। इसलिए बीजेपी अब दुष्यंत चौटाला से किनारा कर रही है। दरअसल बीजेपी का आधार शहरों में माना जाता है और जेजेपी का ग्रामीण अंचल में, और इसलिए बीजेपी ने पंचायत चुनावों से पहले निकाय चुनावों का ऐलान कराया, जिससे पंचायत चुनावों के बाद जेजेपी पर दबाव बनाया जा सके। दूसरी ओर बीजेपी और जेजेपी के अलग चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद कांग्रेस और आप ने सरकार पर निशाना साधा है। दोनों दलों ने दावा किया है कि दोनों ही दलों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। ये सरकार मजबूरी में चल रही है, जिस कारण से हरियाणा का नुकसान हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी और जेजेपी सिर्फ निकाय चुनाव अलग अलग नहीं लड़ रहे हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव और उसके बाद का विधानसभा चुनाव भी दोनों अलग अलग ही लड़ेंगे। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों के साथ ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनावों से पहले हरियाणा में जेजेपी खट्टर सरकार से अलग हो सकती है। बीजेपी और जेजेपी की रस्साकशी में कहीं सरकार ही ना चली जाए। वैसे ये सब कुछ निकाय चुनावों के नतीजे तय कर देंगे। हरियाणा निकाय चुनावों के साथ ही सभी की नजरें गुजरात विधानसभा चुनावों पर भी टिकी हुई हैं। कांग्रेस इस बार अपना पूरा खाम समीकरण दुरुस्त करने में जुटी है। साथ ही नरेश पटेल के सहारे पटेलों को भी अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है। पार्टी को दलित नेता जिग्नेश मेवानी से भी बहुत उम्मीदें हैं और जिग्नेश कांग्रेस के साथ बीजेपी की घेराबंदी में जुट गए हैं। आज उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। तो क्या कहा जिग्नेश मेवानी ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त सभी दल राजनीतिक गठजोड़ में लगे हैं, तो वहीं सत्ता पर काबिज बीजेपी को अपनी सत्ता गंवाने का डर सता रहा है। खासतौर पर इस बार उसे कांग्रेस से ज्यादा डर लग रहा है। राज्य में कांग्रेस तेजी से मजबूत हुई है। पार्टी से कई दिग्गज नेता जुड़ते जा रहे हैं, जिसमें एक नाम निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी का भी है। मेवानी ने दावा किया है कि इस बार गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि कांग्रेस गुजरात में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में किसी भी चेहरे को अभी पेश नहीं करेगी।
चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री का चुनाव कर लिया जाएगा। जिग्नेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं बीजेपी के लिए एक बड़ा वैचारिक खतरा साबित हो सकता हूं। लोगों को मुझ पर भरोसा है। कोरोना के दौरान उन्हें मुख्यमंत्री ही नहीं, पूरे मंत्रिमंडल को बदलना पड़ा। जनता में आक्रोश है। बीजेपी को ये गलतफहमी थी कि वे कुछ भी कर सकते हैं। बीजेपी को लोगों की सोच की परवाह नहीं है, उन्हें संविधान की परवाह नहीं है, उन्हें कानून के शासन की परवाह नहीं है। मैं खुलकर मोदी और संघ के खिलाफ बोलता हूं, इसलिए वो मुझे सबक सिखाना चाहते हैं, वो मुझे चुप कराना चाहते हैं। ये बदले की राजनीति है। जब मुझे गिरफ्तार किया गया था तो लोगों ने हर जगह प्रदर्शन किया था। कांग्रेस पार्टी ने मेरा साथ दिया। राहुल गांधी मेरे साथ हैं। जिग्नेश ने दावा किया इस बार गुजरात में बीजेपी की हार तय है। हार्दिक पटेल को लेकर मेवानी ने कहा कि इससे कांग्रेस की संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ मीडिया का ध्यान भटकाने की कोशिश है। और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी सरकार की गलत नीति के चलते कोयला आयात को मजबूर हुए देश की। मोदी सरकार के राज में देश भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है। जहां एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ कोयले से लेकर गेहूं और तेल की देश में भारी कमी हो रही है। इसे लेकर सरकार संकट में है, जिससे बाहर निकलने के लिए उसने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र के फैसले से देश के खजाने पर भी काफी असर पड़ेगा। देश कई महीनों से कोयले की कमी से जूझ रहा है। लगातार कई राज्यों में कोयले की कमी की वजह से बिजली कटौती हो रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो रेलवे के पहिए थमने लगेंगे, देश में बिजली गुल होने लगेगी। बावजूद इसके मोदी सरकार इस समस्या का समाधान नहीं कर पाई है। यहाँ तक कि अब वो विदेशों का सहारा ले रही है। भारत सरकार के स्वामित्व वाली दुनिया की सबसे बड़ी कोल कंपनी कोल इंडिया 7 साल बाद कोयले का आयात करने जा रही है। 2015 के बाद ये पहली बार होगा कि कोल इंडिया कोयला इंपोर्ट करने जा रही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि अप्रैल में हुए बिजली संकट जैसी स्थिति आगे फिर से ना बने। इस दौरान भारत को 6 सालों से अधिक समय में सबसे खराब बिजली कटौती का सामना करना पड़ा था। केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने कहा कि कोल इंडिया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पर कोयले का आयात करेगी ताकि राज्य के बिजली उत्पादकों और स्वतंत्र बिजली उत्पादकों को सप्लाई की जा सके। बिजली मंत्रालय ने पत्र में कहा कि लगभग सभी राज्यों ने सुझाव दिया था कि कोयला टेंडर से गड़बड़ी की आशंका हो सकती है, इसलिए कोल इंडिया के जरिए केंद्रीकृत खरीद का फैसला लेने की मांग की गई थी और इसे सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस फैसले से मोदी सरकार के दावों पर सवाल उठने लगे हैं कि जब पीएम मोदी कहते हैं कि देश में आयात को कम किया जाएगा तो फिर कोयले को क्यों मंगवाया जा रहा है? क्या सरकार देश की स्थिति को संभालने में फेल हो गई है? तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।